बच्चों, अब हम अपना डेटा साइंस स्टार्ट करेंगे जो आपका 10th का सिलेबस है। चैप्टर 1 जैसा मैंने क्लास में करवा दिया है, इसको आगे मैं एक बार यूट्यूब वीडियो से और शेयर करता हूँ और इसी चीज़ को क्लास में ज़्यादा डिस्कस डिटेल करेंगे। ये बड़ी छोटी सी PDF की बुक है डेटा साइंस की मेन सब्जेक्ट की। इसके साथ में कुछ स्किल्स का और है, वो आपको अलग से शेयर कर देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस। ये 60 पेजेस की नियर अबाउट बुक है, इसको आपको पढ़ना है। साथ में मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा स्टूडेंट हैंडबुक के नाम से। ये माइक्रोसॉफ्ट और CBSE ने मिल के तैयार करी है। इसका पहला चैप्टर है आपका यूज ऑफ स्टैट इन डेटा साइंस। आपका लास्ट ईयर 9th में आपको बता चुके हैं डेटा इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट बेसिकली डेटा साइंस क्या होती है। इस चैप्टर में है स्टैटिस्टिक का, आपका स्टैट का यूज क्या है इसमें डेटा साइंस में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका कि क्या क्या टॉपिक होंगे। व्हाट आर सबसेट एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड इट्स यूजेज इन डेटा साइंस, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम बता चुके हैं डेटा क्या होता है। आपको रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, उसमें से जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ डेटा होती है वो क्या होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। In the previous classes of data science, we have seen how data plays a vital role or data. We have also seen analyzing, visualizing of data. तो उसके अच्छा, ये अब जो टॉपिक है वो आपका सबसेट है। सबसेट क्या होता है, किसी बड़े डेटा का छोटा पार्ट, वो क्या होगा, आपका सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल का डेटा है तो स्कूल में से अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लास का डेटा मुझे चाहिए तो वो क्या होगा, डेटा सबसेट हो जाएगा। लेकिन इसका कंप्यूटर में थोड़ा सा इससे क्या होता है आपका कि हमें सारे डेटा को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ कुछ पार्ट चाहिए होता है डेटा का जिसका हम यूज करेंगे आपका। तो ये हो गया सबसेट हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसका 10th B या C का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो 10th B और C के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं की डिटेल निकालूंगा। बाद बाकी सारा डेटा मेरे लिए कोई काम का नहीं होगा। बाद बाकी होगी अरविंद आर्ट्स, कॉमर्स, 10th ये सब होगा, इसकी मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद आता है आपका सबसेटिंग में क्या होगा, मेनली आपके पास 100 बच्चों का डेटा है। 100 में से क्या करोगे आप, 30 का एक सेक्शन का डेटा ले लोगे, 30 का एक सेक्शन का ले लोगे, बाद बाकी 40 बच्चों का डेटा क्या होगा, आपके लिए काम का नहीं होगा। तो सबसेटिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है डेटा मैनेजमेंट का, और इसके अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड है आपका रो बेस्ड सबसेट, दूसरा है कॉलम बेस्ड सबसेट, तीसरा है डेटा स्पेसिफिक सबसेट। तो रो बेस्ड सबसेटिंग में क्या होगा आपका कि जो आप देखोगे, अगर लेफ़्ट टू राइट जब आप स्कैन करोगे वहाँ से जब डेटा आप लोगे तो उसको बोलते हैं रो बेस्ड सबसेटिंग। अगर लेफ़्ट टू राइट में जो हम चलते हैं उसको बोलते हैं रो, और उसमें से अगर एक एक रो हम उठाते जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एक रो की तो वहाँ से बोलेंगे उसको रो बेस्ड सबसेटिंग आपका। सिमिलरली कॉलम बेस्ड सबसेटिंग में क्या होगा, ऊपर से नीचे अगर हम डेटा को उठाते हैं देन क्या होगा, ये कॉलम बेस्ड सबसेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एक बच्चे का डेटा वो क्या होगा, रो बेस्ड सबसेटिंग होगी। अगर किसी हम बच्चे का रोल नंबर ही पूरी क्लास के सिर्फ रोल नंबर अगर कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगी, कॉलम बेस्ड सबसेटिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद होती है डेटा बेस सबसेटिंग या फिर स्पेसिफिक सबसेटिंग हो जाएगी आपकी। स्पेसिफिक क्या होगी, अगर आपको मिडिल में से कहीं भी कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए कि जिसके परसेंटेज ग्रेटर देन 60 हो, तो वो क्या होगी, आपकी स्पेसिफिक डेटा सबसेटिंग हो जाएगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा इसमें कि बड़े डेटा, अगर हमारा पूरा डेटा काम का, एंटायर डेटा काम का नहीं है तो उसमें से क्या करेंगे हम, जो कुछ छोटा डेटा हम यूज करेंगे और उस डेटा को बोलते हैं सबसेट। सबसेट आपके 3 टाइप के होते हैं, रो बेस्ड सबसेट, कॉलम बेस्ड सबसेट एंड स्पेसिफिक सबसेट। आपके रो बेस में आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट में कोई डेटा आप उठाओगे, और कॉलम बेस में क्या होगा, ऊपर से नीचे पूरे कॉलम आप वहाँ से पिक करोगे। स्पेसिफिक में क्या होगा, अगर हमें कोई पर्टिकुलर किसी बच्चे का डेटा चाहिए तो क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे आप ले सकते हो। अच्छा, 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रखा है, एक आदमी की एज 6 साल है, उसको क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। दूसरे आदमी की एज कितनी, 8 साल है, उसको भी चॉकलेट पसंद है। सिमिलरली एक 6 नंबर जो पर्सन है उसको चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एज क्या आपकी 9 साल है। तो ये आपकी चॉकलेट के ऊपर हमने पोल कर लिया। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और बेटर करा सकते हैं, हमने एज रेंज में डिवाइड कर दी। एज को क्या कर दिया, रेंज में डिवाइड कर दी। 5 से 10 साल के जो लोग हैं उसमें से कितने, 2 लोगों को चॉकलेट पसंद है, एक को चॉकलेट पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल, जहाँ पे डेटा में क्या रेंज में आपको मिलना चालू हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन या फिर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हम डेटा को नहीं लेंगे, डेटा आपको रेंज में मिलना चालू। 5 से 10 साल को 2 लोगों को चॉकलेट पसंद है,
और एक को चॉकलेट पसंद नहीं है। 10 से 15 साल के 3 बच्चों को चॉकलेट पसंद है, एक को पसंद नहीं है। 15 से 20 साल को एक बच्चे को चॉकलेट पसंद है, 2 को नहीं है आपके। इसको बोलते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। एक टू वे टेबल स्टेट टेबल होती है जो आपको इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाउ मेनी पीपल फर्स्ट क्वेश्चन 10, हाउ मेनी पीपल लाइक चॉकलेट 6, इन विच एज ग्रुप पीपल लाइक चॉकलेट द मोस्ट 10 to 15। तो ये क्या हो गया, डेटा हमने कलेक्ट किया और उसके बाद क्या किया, उसको डेटा को हमने एनालाइज कर लिया आपका। सिमिलरली इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 80 लोगों का हमने एक सर्वे किया, उसमें क्या होगा 40 मैन है और 40 आपकी वुमेन है। तो उसमें क्या किया, आपको 8 लोगों को क्या पसंद है, कॉमेडी मूवी पसंद है, 12 लोगों को क्या पसंद है, एक्शन मूवी पसंद है, 14 लोगों को क्या पसंद है, हॉरर मूवी पसंद है, 16 लेडीज़ को क्या पसंद है आपकी कॉमेडी, 12 औरतों को क्या एक्शन मूवी और 6 औरतों को आपकी भूतों की मूवी पसंद है। ये कह रहा है इंटरप्रेटिंग टू वे टेबल्स। इंटरप्रेट मतलब उसको एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अच्छा, अगर इसको हम टू वे टेबल बनाएंगे तो कैटेगरी क्या होगी, आदमी है 35 आदमी कार रखते हैं और 25 आदमी कार नहीं रखते हैं, टोटल कितने आपके 60 हो गए। सिमिलरली एक अगर लेडीज़ की बात करें, 40 लेडीज़ कार रखती हैं, 20 नहीं रखती हैं, टोटल हमारे पास कितने हो गए 60 हो गए। और उसका टोटल हमारे पास 75 लोगों का डेटा है, जिसमें 45 के पास कार है और 45 के पास कार नहीं है, 75 के पास कार आपको मिलेगी। टोटल कितने हो गए आपके 120 यहाँ पे हो गए जिनके पास कार का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो ऐसे क्या करोगे, डेटा साइंस में हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जाके। अच्छा, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की बात आएगी तो वहाँ क्या होगा, आपका डेटा जो होगा वहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दे रखा है कि हमने एक डेटा कलेक्ट किया है, कुछ लोगों को 70% लोगों को 70% लड़कियों को इंडोर गेम्स पसंद है और 20% लड़कों को इंडोर गेम्स पसंद है। आउटडोर गेम किसने परसेंटेज को पसंद है, इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी। तो ये क्या होगी आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। 30% लोगों को आपको गर्ल्स को आउटडोर गेम्स पसंद है और 80% लड़कों को आउटडोर गेम पसंद है। लड़कों को उसके साथ क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब गेम ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़की। टोटल हमारा 100% आ गया, 100% हो गया। अच्छा, देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ मीन। मीन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी भी डेटा वैल्यूज़ की। एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे, हम डेटा वैल्यूज़ की निकालेंगे। ये क्या हो गया, हमारा मीन हो गया आपका। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसा मैंने क्लास में बताया, यहाँ पे से एक एग्जांपल दे रखा है 10 से लेकर 20 तक, उनकी मीन वैल्यू क्या आ गई, सम ऑफ ऑल नंबर्स आ गए आपके 165। तो 165 को 10 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया हमारे पास 16.5। बट प्रॉब्लम मैंने क्या बताई आपको, इसमें क्लास में कई बार बता चुका हूँ, अगर एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 100 और दूसरे बच्चे के कितने 2 नंबर आ रहे हैं, तो एवरेज हमारे पास नियर अबाउट कितना आएगा आपका 51 पॉइंट समथिंग आएगा, 51 के राउंड आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक बच्चे के नंबर तो आ रहे हैं, एक 100 में से 100 नंबर, दूसरे बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एवरेज मीन क्या होता है, एवरेज होता है जो सभी बच्चों के एवरेज निकालेगा कि सारे बच्चों के एवरेज किस अराउंड में नंबर मार्क्स आपको मिलने लग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे लोअर और अपर वैल्यू के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे एवरेज आपको सही परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए फिर आगे हम दूसरी वैल्यू पे, मीन के बाद मीडियन आता है। ये आती है मिडिल पॉइंट ऑफ सॉर्टेड डेटा। आपके पास एक सॉर्ट में 1 से लेकर 10 तक दे रहे, 1 से लेकर 11 तक दे रखी है, तो इसमें जो बीच की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 6 जो वैल्यू है आपकी, ये क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी। यहाँ पे 2 मीडियन दे रखी हैं, दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, जैसे दिखा रखा है इसमें 12 से लेके 34, 56, 89, 32। इसमें से टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 5 में से जो बीच की वैल्यू मिलेगी वो तीसरे नंबर पे मिलेगी। 2 वैल्यू लेफ्ट साइड की छोड़ दो, 2 वैल्यू आप राइट साइड की छोड़ दो, ये क्या होगी आपकी मीडियन होगी। तो मीडियन है ना, जनरली मान के चलते हैं एक मोर एक्यूरेट टर्म है एज़ कम्पेयर टू मीन। वो जो पहले जो एग्जांपल दे रखा है इसमें कि मीन में आपके एरर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर रेंज हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो।
अच्छा, इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है आपका, कि जो एवरेज वैल्यू से हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा कम है या फिर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि एक नंबर सीरीज़ दे रखी है हमें 12, 16, 10, 18, 11, 19। इसमें क्या किया हमने, इसका जो एवरेज आया वो कितना आ गया, 14 आ गया। अब पहली वाली वैल्यू 12 है, तो इसका जो ये 12 कैसे 14 से कम है, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 16 कितना आपका +2 आ जाएगा। 10 कितना हो गया, -4 आ जाएगा। और 14 + 4 आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे अपना कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है मतलब कि कितना कम है या फिर कितना कम है, कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। कम है तो क्या आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा, और ज़्यादा है तो आपका वो प्लस में नंबर आपको मिल जाएगा। और अच्छा, उसके बाद क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा हमारा कैसा किस हिसाब से फैला हुआ है, एवरेज के आसपास है या फिर एवरेज से दूर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको बताएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इट मीन्स क्या होगा, आपका जो डेटा है वो क्या होगा, जो मीन वैल्यू है उसके आसपास आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो डेटा आपका जो डेटा की वैल्यू है वो आपको ज़्यादा इधर उधर फैली हुई या डिस्पर्स वे में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये जब तक कुछ वीडियो आपको देखना है।